हेलो एवरीवन, मैं आपका प्रशांत सर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डायरी ऑफ अन्य फ्रैंक। और बिफोर डिस्कसिंग इट लेट अस मेक क्लियर समथिंग कि हम लोग को बेसिकली जानना हर एक चीज़ है। जैसे छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे डायरी राइटिंग क्या होती है, मेमोयर क्या होता है, लॉग क्या होती है, जर्नल क्या होती है, इन सब चीज़ जो छोटा छोटा इन लोगों को डिफ्रेंशिएट करने का है, तो ये सारी चीज़ हम लोग को जानना जरूरी है। डायरी आप लोग को मालूम होगा एक तरीके से क्या है कि जो घटना हुई है हमारे दिन भर की, सेपरेट पेज मतलब हर एक दिन का हम लोग डेट डाल के टॉपिक वाइज मतलब लिख सकते हैं दिन भर क्या हुआ उसमें। कोई भी आप जैसे मन करे आप अपने मन से लिख सकते हो। जर्नल बेसिकली क्या होता है? फुल रिकॉर्ड ऑफ जर्नी, पीरियड ऑफ टाइम और इवेंट रिटन एवरी डे। इसमें क्या है कि जैसे पूरा रिकॉर्ड जर्नी का देना होता है। डायरी में क्या है ना कि मतलब कि हर एक चीज़ आप अपना थॉट्स लिखते हैं, फीलिंग्स लिखते हैं, जो भी उस दिन हुआ और वो अलग तरीके से लिखते हैं आप। मतलब कि आप डायरी को बहुत लोग एड्रेस भी कहते हैं। इस कहानी में यही पढ़ेंगे कि जैसे कैसे एन फ्रैंक ने अपने डायरी को एक दोस्त के रूप में, अपने कंपेनियन के रूप में रख रखा था। तो यही है। और लॉग क्या होता है? लॉग बेसिकली क्या होता है? रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स विद टाइम एंड डेट्स। और लॉग बेसिकली क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या है कि इट इज़ बेसिकली ऑफिशियल। ऑफिशियल मतलब कि ऑफिस वर्क के लिए उसमें क्या है ना, इतना इनफॉर्मल सेंटेंस नहीं लिखते हैं। जैसे डायरी में क्या है ना, लिख सकते हैं कि अपना इंग्लिश में लिख सकते हैं, जैसे आप मन कर सकते हैं, आप ह्यूमरस वे में लिख सकते हैं, जो आपको उसमें कोई आपको रिस्ट्रिक्शन कोई ऐसा नहीं है। लॉग लॉग बुक्स बेसिकली आप लोग जानते होंगे, ऑफिस वगैरह में लॉग बुक्स का यूज होता है। लॉग बुक्स का यूज जितना भी डेटा वगैरह उसको लिखने के लिए होता है। एक और होता है मेमोयर। आप लोग बहुत बार सुने होंगे मेमोयर, MEMOIR। मेमोर क्या होता है? किसी भी पर्सन का लाइफ एंड एक्सपीरियंस का रिकॉर्ड होता है। वो ज़रूरी नहीं है कि वहीं लिखे हों। आप भी मतलब किसी के याद में किसी का लाइफ एंड एक्सपीरियंस का, किसी फेमस पर्सन के बारे में अगर कुछ लिखते हैं तो मेमोर हो जाता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है, बस ये तीन चार है। और कोई भी कभी भी पढ़िए, क्यूरियस रहिए कि जो भी वर्ड आता है, जो डायरी का है, किसी भी चीज़ का है, तो उसके पीछे क्या है। तो आइए अब अपना चैप्टर के बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम लोग जानेंगे। ये जो किताब है, ये डायरी ऑफ अन्य फ्रैंक आप लोग पढ़े हो। ये क्या है ना, एक डायरी राइटिंग है। एक बच्ची थी, 13 साल की बच्ची थी, अन्य फ्रैंक। और इसका कंटेक्स्ट क्या था? वर्ल्ड वार 2 जो जब हो रहा था उस समय, हिटलर के टाइम में जर्मनी में, उस समय का ये कहानी है, प्रिटेक्स्ट है। और उसने, जैसे जब आपको पता होगा, अगर SST आप लोग पढ़ते होंगे उसमें क्लियर आप लोगों को पता होगा कि हाउ हिटलर वाज अगेंस्ट द जेविश पीपल। एंड ये लड़की जो थी अन्य फ्रैंक थी, क्या थी? जीव थी, जेविश लड़की थी। तो अब क्या था कि हिटलर ने, क्या हुआ था कि जितने भी लोग थे उन सबको आदेश दे दिया था ना, नाजी पार्टी की क्या आदेश थी कि ऑल दोज हु आर ज्यूज पीपल विल बी एनिहिलेटेड। मतलब कंप्लीट उनका समूल विनाश करने के लिए तुला हुआ था। उसका अपना थ्योरी था हिटलर का। तो उसी समय के दौरान ये क्या है कि ये अन्य फ्रैंक थी उस समय, फिर छुप जाती है। एक प्रिंसन ग्राट करके एक जगह होता है एम्स्टर्डम में, वहाँ एक घर होता है, उसके अपर जो पोर्शन होता है वहाँ पे 2 साल तक छुपी हुई होती है। और वहाँ पे छुपती है, और उसी दौरान क्या होता है कि वो अपना जो लिखने का, पढ़ने का, ये जो चीज़ तो उसको उसको छोड़ी नहीं। मतलब ही कंटिन्यूअसली रोड डायरी। और वो डायरी उस समय अपना पूरा एक्सपीरियंस लिखी, उस समय मतलब एक्सप्लोर की थी पॉलिटिक्स के बारे में, और उस समय जो भी चल रहा था अपना सारा चीज़ वो डायरी में लिख के रखी थी। कैसे वो लोग वहाँ पे रह रहे थे, सारी चीज़ें, और पहले की चीज़ें डायरी में भी उसकी एंट्री थी। तो इस कहानी में बेसिकली जो भी आपको दिया हुआ है ना, ये बस ये वहाँ पे जो एम्स्टर्डम में जब वहाँ छुप के 2 साल या 25 महीने जब रही थी, उसके पहले की ये एक घटना है बेसिकली, उस डायरी से उससे लिया हुआ है। और ये डायरी उसके मरने के बाद ना वर्ल्ड फेमस हो गया था। मतलब इस डायरी पे आपको कई सारे और भी क्रिटिक्स वगैरह या नॉवेल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें, कहानियाँ लिखी गई हैं। इवन हॉलीवुड में मूवीज़ भी आपको बनाई गई हैं, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से। तो ये उसके बाद से बहुत ज़्यादा हुआ। अब इसके डायरी के बाद से ना 2 साल बाद हिटलर की पार्टी जो है वो ढूंढ लेती है इनको। और इनके बाद से मतलब अन्य फ्रैंक, उसकी माता और उसकी बहन जो थी, सबको वापस ले जाके कंसंट्रेशन कैंप में डाल देती है। और फिर बाद में उनकी डेथ हो जाती है। सिर्फ उनके पिताजी जो थे, ओनली हर फादर सर्वाइव।
और फादर उनके सर्वाइव हुए तो वहीं इस डायरी को फिर बाद में पब्लिश करवाए और बाकी दुनिया फिर जान पाई कि बेसिकली मतलब वर्ल्ड वार 2 के टाइम में क्या नाजी पार्टीज का आइडियोलॉजी थी और कैसे जेविस पीपल लोग को ये सारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही थी। इस डायरी के थ्रू पूरी दुनिया जानी। तो ये डायरी इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। अब इस डायरी में उसने क्या मेंशन किया था, वो ये डायरी कब थी जब वो एम्स्टर्डम में छुपी थी, उसके पहले का लिखा हुआ है। तो उसमें बेसिकली बताती है कि अपने शुरुआती दिनों के बारे में वो बताती है। वो बताती है कि वो इसलिए डायरी लिखना शुरू करती है क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है। अन्न फ्रैंक कहती है कि जो भी और भी जो स्कूल्स में अगल बगल जो भी बच्चे हैं, दीज आर नॉट माई रियल फ्रेंड्स। वो ऐसा क्यों कहते हैं कि उसको भरोसा नहीं होता। वो कहता है कि नहीं, किसी के साथ हम अपना चीज़ जो है ना शेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जैसे वो होता है ना कि एक इमोशनल फीलिंग, जैसे अन्ना फ्रैंक क्या थी, बहुत विटी लड़की थी। एक अगर पूरा कहानी पढ़ोगे तो इसमें समझ में आएगा, सी वॉज वेरी विटी गर्ल। उसका दिमाग साफ था, बहुत तेज़ तर्रार लड़की थी। मतलब पढ़ने लिखने में, लिटरेचर में भी उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो वो कहते हैं कि मेरा कोई कंपेनियन नहीं है, दोस्त नहीं है जिसके साथ हम शेयर कर सकें। तो वो क्या कहती है, अपने डायरी को है एक नाम दे देती है और डायरी को नाम देती है किटी नाम देती है। तो फिर उसके बाद से वो उसको एड्रेस भी करती है, जब भी डायरी मेंटेन करती है डियर किटी लिखती है। उसके बाद से नीचे जब वो एंड करती है अपना डेली दिन का जो हैपनिंग्स होता है उसको लिखने के बाद उसको मतलब अपना नाम लिख के पूरा एड्रेस करती है। तो इससे एक चीज़ पता चलता है, यही क्वेश्चंस मैं आपको पूछ सकता हूँ कि हाउ सी वाज अटैच टू हर डायरी। तो डायरी को सिर्फ डायरी के रूप में नहीं, वो अपना एक सबसे ट्रू कंपेनियन के रूप में उसको ट्रीट करती थी। सबसे उसको जिस पे भरोसा था वो उसकी डायरी थी। अन्ने फ्रैंक ने जब डायरी लिखने की शुरुआत की थी तो उसने स्टार्टिंग में बोला था कि उसको अपने ऊपर भरोसा, कॉन्फिडेंस नहीं था। उसको लगा था, उस समय डायरी राइटिंग इतनी प्रचलित नहीं थी। तो उसको लगता है कि कौन है जो 13 साल की बच्ची का डायरी जो है ना उसमें इंटरेस्ट लेगा, कौन डायरी वो पढ़ेगा। फिर उसके बाद से इस थॉट को निकाल देती है, लेकिन कहती है जो होगा कोई बात नहीं, मैं तो अपना डायरी लिखूंगी। और फिर उसने डायरी लिखना शुरू कर दिया। उस डायरी में उसने अपने बारे में सारा डिटेल्स बताया। इससे हम लोग ये पता चलता है कि अन्ना फ्रैंक जो थी, सी वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। और उसकी एक 3 साल की बड़ी बहन थी उससे, और उसके माता और पिता और दादी थी। दादी से वो बहुत क्लोजली अटैच थी। सी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हर ग्रैंड मदर। और उस डायरी में एक एंट्री में ये भी लिखती है कि उसका बर्थडे था तो, और दादी उसकी बीमार हो गई थी। तो उस बर्थडे में लिटिल सेलिब्रेशन हुआ था, बहुत कम सेलिब्रेशन हुआ क्योंकि उसकी दादी का ऑपरेशन होने वाला था। एंड हर ग्रैंड मदर डाइड द नेक्स्ट ईयर। और उस डायरी में वो लिखती है कि हाउ ऑफन सी मिसेज हर ग्रैंड मदर। मतलब वो अपने ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा अटैच थी, बहुत ज़्यादा मिस करती थी अपने ग्रैंड मदर को। तो उसमें बोलते हैं कि उसका जो 30th बर्थडे होता है उसमें उसके पिताजी ने उसको ये डायरी गिफ्ट किया होता है। और उसके हिसाब से उसके पिताजी दुनिया के सबसे लवेबल पर्सन थे। वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा अटैच थी। वो बहुत खुश होती है उसको जो ये गिफ्ट मिलता है। और वो सारा अपना उसमें स्टोरी में सब कुछ अपने पिता के बारे में बताई थी कि कैसे वो लोग हॉलैंड, मतलब उस समय अभी के टाइम में जो नीदरलैंड जिसको हम लोग बोलते हैं, उस समय हॉलैंड था। कैसे वो लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए थे, उसके पिताजी वहाँ शिफ्ट हो गए थे, इमिग्रेटेड हो गए थे वहाँ हॉलैंड 1933 में। तो उसके बाद से वो वहाँ पे मतलब पढ़ाई की थी, अपने 6 क्लास तक थी। तो वहाँ स्कूल में एक हेड मिस्ट्रेस जो थी, मिसेज क्यूप्रेस, तो वो उनसे बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैच थी। जब वहाँ से गई तो दोनों फिर रो भी रहे थे। होता है ना, कहीं भी आप टीचर से किसी से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है तो उसके बाद जब पार्ट होते हैं, मतलब बच्चे जब पढ़ के निकल जाते हैं स्कूल्स के, अगर मान लो टीचर है, हायर कॉलेज में जाते हैं तो एक लगाव हो जाता है बच्चों से। तो वो फिर एक इमोशनल अटैचमेंट है, जब बच्चा भी जाता है और टीचर भी जाता है तो दोनों मतलब रो देते हैं। तो इस उस डायरी में उसने ये पूरा बता रखा है कि कैसे मिसेस क्यूप्रस से जब वो अलग हो रही थी तो फिर दोनों लोग मतलब काफ़ी इमोशनल हो गए थे और दोनों रोए थे। और उसके बाद से फिर अपना पहला जो एंट्री उसने कब किया था, 20 जून 1942। ये सारे डेट्स आप किताब में देख के भी याद कर सकते हो। बाकी पूरा कहानी का मेन यही है, आपको जानना है कि इस डायरी का मेन थीम क्या है, पूछा क्या जाएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि अब जब आगे अन्य फ्रैंक पढ़ने जाती स्कूल में तो उसको मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा टेंशन होता है। अब रिजल्ट आने वाला होता है तो वो अपने फ्रेंड से भी डिस्कस करते रहती है। उसको अपने मैथमेटिक्स के रिजल्ट को लेके श्योर नहीं था। मैथमेटिक्स के टीचर कौन थे, मिस्टर कीसिंग।
और ये जो डायरी राइटिंग ये जो पोर्शन है, इसमें सिर्फ मिस्टर कीसिंग के बारे में ही बताया गया है कि कैसे वो इस लड़की से परेशान थे। क्यों? क्योंकि अन्ने फ्रैंक की एक आदत थी, शी यूज टू टॉक अ लॉट इन द क्लास। होता है कभी कभी टीचर्स कोई अगर आपको पढ़ा रहा हो, तो कोई बच्चे अगर बात कर रहे हो, कितना भी अच्छा बच्चा टॉपर हो या ख़राब हो, जो भी हो, कोई टीचर आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो, बच्चे जब बात करते हैं तो दिक्कतें हो जाती हैं। और इस डायरी एंट्री के बाद यही सब क्वेश्चंस बनता भी है। आगे चल के आप जानोगे इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, उसके बारे में भी बताएंगे। नहीं तो साथ में ही आप बता देते हैं, मतलब आप क्या इसको जस्टिफाई करते हैं? अन्ने फ्रैंक ने तो जस्टिफाई कर दिया। मिस्टर कीसिंग ने जब उसको देखा कि ये बातें लगातार कर रही है, मान नहीं रही है, डांटने के बाद भी सुन नहीं रही है, तो उसको सोचे कि पनिशमेंट देते हैं। और पनिशमेंट बहुत अच्छा था उनका। पनिशमेंट के रूप में क्या देते हैं कि वो बोलते हैं कि ये एक टॉपिक देते हैं, चैटर बॉक्स, और बोलते हैं कि इसके ऊपर एक तुमको लेख लिख के आना है, यू हैव टू राइट समथिंग ऑन दिस टॉपिक। तो पहले तो वो जो है अन्ना फ्रैंक बहुत वो करती है, अपने किसिंग टीचर को पसंद नहीं करती है। फिर वो कहती है कि ये तो बात करना सही है, उसके हिसाब से लगता है। और वो फिर जस्टिफाई करती है अपने सारे पॉइंट्स को, चैटर बॉक्स में बहुत बढ़िया से तैयार करती है, और फिर ला के प्रेजेंट करती है। मिस्टर किसिंग जब वो उसका आंसर्स देखते हैं तो वो बहुत शॉक्ड होते हैं, मतलब उनको अच्छा भी लगता है कि सी इज़ अ वेरी विटी गर्ल, मतलब ये लड़की बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट करती है, अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई करती है। वहीं जैसे आपको आंसर्स में भी करना है, जो भी आंसर्स देखो जस्टिफिकेशन आपको बढ़िया से देना है। फिर उसके बाद से फिर ऑब्जर्व करते हैं टीचर, फिर नहीं मानती है और लगातार फिर बात करने लगती है। तो फिर दोबारा एक और टॉपिक देते हैं मिस्टर किसिंग, इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पे लिखने के लिए। अब उसमें क्या होता है कि उसमें जब दोबारा जब देते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए फिर अन्ना फ्रैंक फिर सोचती है कि अब क्या लिखें, लेकिन फिर उसने रिप्रेजेंट कर देती है, दोबारा फिर से बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके दे देती है। अब मिस्टर किसिंग फिर दोबारा देखते हैं तो वो फिर उनको लगता है कि नहीं, स्टूडेंट बहुत अच्छा है, लेकिन आदत फिर भी अन्ना फ्रैंक का नहीं सुधरता है। वो डांटते हैं, बोलते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं वो लगातार बात करते रहती है। तो अब लास्ट में तीसरा एक टॉपिक और दे देते हैं, क्वैक क्वैक क्वैक। जैसे बेसिकली क्वैक क्वैक क्या होता है, बत्तख वगैरह की आवाज़ होती है ना, बोलते रहते हैं। तो मिस्टर किसिंग ने इसको फिर से होमवर्क दिया रहता है, क्वैक 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 पे अब लिख के लाओ। अब क्या कि लगातार सेम टॉपिक पे 2 बार लिखने के लिए आ गया था। अब अन्ना फ्रैंक की आदत आउट ऑफ थॉट्स हो जाती, सी वॉज पॉन्डिंग दैट व्हाट टू राइट नेक्स्ट। तो अब उसके पास जैसे होता है ना कि लगातार ऑन द सेम टॉपिक सी हैड रिटन 2 टाइम्स, तो अब सोचती है कि अब मैं इस टॉपिक पे कोई लेख ना लिख के अब क्या लिखूँगी, मैं एक पोएम लिख देती हूँ। तो उसने एक बहुत अच्छे से पोएम लिखा, और व्हेन मिस्टर कीसिंग रेड दैट पोएम ही वॉज वेरी हैप्पी। उसको बहुत अच्छा लगा, मतलब मिस्टर किसिंग को लगा कि नहीं, इतनी बढ़िया से प्रेजेंट करके और इसने लिखा था, अपने सबको जस्टिफिकेशन दिया था कि वो अपने मदर से ट्रेड सीखी है, बात करने का ये हैबिट उसको अपने मदर से आया, फिर बात करना क्यों ज़रूरी है, बच्चे इतना पढ़ते हैं, डिस्टर्ब, सारा चीज़ अपना मेंशन करके लिखती है और पोएम में बहुत बढ़िया तरीके से उसको प्रेजेंट कर देती है। मिस्टर केसिंग जब इसको पढ़ते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, और कविता जो है फिर पूरी क्लास को पढ़ के सुनाते हैं, और उसके बाद से ही अलाउज अन्ना फ्रैंक टू टॉक इन द क्लास। अन्ना फ्रैंक को फिर उसने टीचर ने बात करने के लिए उसको छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, ये पढ़ने वाली है, थोड़ा बहुत बात कर लेगी। तो मतलब ये अब यही क्वेश्चन आपको आएगा, क्या आपको लगता है कि क्लास में बात करना सही है या गलत है? अब इसका जस्टिफिकेशन आपको अपने हिसाब से देना, अपने वर्ड्स में, अपने आंसर्स में देखें कि क्या, अब जस्टिफाई कीजिए उसको, सही भी है तो क्यों है, गलत भी तो क्यों है। या फिर अगर वो क्वेश्चंस में अगर आपको आता है, जस्टिफिकेशन आता है तो ठीक है, आप अपना जो पॉइंट दिए। अगर डिस्कस आता है या फिर डिबेट करने के लिए आता है तो उसमें दोनों पॉइंट आपको लिखना होगा, सही कैसे और गलत कैसे। डिस्कस करने का मतलब दोनों है, एक दोनों पॉइंट आप अपना रखिएगा। एक तरह से लिखिए, गलत भी है कि टीचर कोई पढ़ा रहा, अगर पॉइंट्स उसके पास थॉट्स आए, बात करते हुए देखे तो पॉइंट्स फ्लो गड़बड़ हो जाती। या फिर गलत सही भी है तो मान लीजिए कि क्लास को ह्यूमरस वे में चलना चाहिए, फन वे में चलना चाहिए, बहुत ज़्यादा सीरियस प्रेशराइज्ड करके क्लासेस नहीं चलनी चाहिए, टीचर्स को भी थोड़ा ह्यूमरस वे में इंटरेक्ट करना चाहिए, इंगेजिंग होना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन होने चाहिए आपके आंसर्स में, तो आपके आंसर्स बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। तो ये, और एक चीज़ और कहेंगे कि यू शुड राइट डेली।
आप अभी अब एग्ज़ाम अगर मान लीजिए आपके आने वाला है, चलिए कोई बात नहीं, आपको इंग्लिश अगर जिन जो बच्चे अभी 10th में मूव भी करेंगे वो भी अगर वीडियो देख रहे हैं या फिर देखेंगे तो एक ही चीज़ कहेंगे कि एटलीस्ट यू शू राइट 5 आंसर्स डेली। 5 जो आंसर लिखिए डेली और कोई भी किसी से चेक करवाइए। आपका होता क्या है कि बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं और ये हिंदी में मैं बनाने का पर्पस भी यही है कि यहाँ सारे बच्चों का आपको समझ में आए, उसके बाद अपने वर्ड्स में आप लोग लिख लो। अदरवाइज इफ़ आई विल टेल द होल समरी इन इंग्लिश ओनली, मुझे पता है कि अभी जितने भी बच्चे खास करके हमारे सेंट्रल इंडिया में बच्चे हैं, यहाँ एक अलग इकोसिस्टम बना हुआ है। मैं स्कूल में एक पढ़ा रहा था, वहाँ गया था, तो when I was interviewed, the principal said that we will teach in English only. There won't be a single word in Hindi in the class because we are English medium school. But later on, when I went to the class, the student said that sir, हिंदी में समझा दीजिए, लिखवाना है जो नोट्स वो इंग्लिश में आप लिखवा दीजिएगा। तो ये इकोसिस्टम ये बना हुआ है एंड वो इसको हम लोग को सुधारना है। वो सुधरेगा कैसे? अब आप लोग को मान लीजिए समझ में ही नहीं आता है, बेसिकली कहना है कि इंग्लिश समझ में नहीं आता तो आप लिखोगे कैसे? तो समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या कहना चाहता है, उसका थीम क्या है, किस बेसिस पे उस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। और एक बार क्वेश्चन समझ गए फिर लिखने का तरीका आपको आ जाएगा। आप सिर्फ नोट्स लेके लिख लेते हो, कहीं से छाप लोगे किताब से, कहीं से आंसर लिख दोगे, दैट इज़ नॉट सफिशियंट। यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। आप अपने शब्दों में जब तक नहीं लिखोगे, और उसको किसी से चेक करवा लीजिए, कहीं से चेक करवा लीजिए, तो वो चेक करना ज़रूरी है। जैसा अभी मैं भी, मेरे साथ जितने भी बच्चे जुड़े हैं जो यहाँ पे हैं, मिलते हैं, मैसेज भी कर देते हैं या फिर आके कॉपी चेक करवाते हैं, तो वो उनका देख रहा हूँ मैं कि सुधार हो रहा है उनमें। यहाँ भी वही स्थिति थी कि बच्चे इंग्लिश मीडियम से आज तक पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास में आ गए, लेकिन उनको क्या है कि जैसे कंप्लीट अगर इंग्लिश में समझाओ तो बहुत चीज़ें समझ में ही नहीं आती। तो उनको एक बार हिंदी में समझाना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, लेकिन आंसर्स तो यू विल हैव टू राइट इन इंग्लिश ओनली ना। तो प्रैक्टिस इट बाबू, एंड डेली एटलीस्ट ट्राई टू राइट 5 to 10 आंसर्स। अभी एग्ज़ाम्स है तो और ज़्यादा लिखना चाहिए, जितना ज़्यादा लिखिएगा उसी पे नंबर आपको मिलने हैं। तो थैंक यू ऑल, और मिलते हैं अब अगले चैप्टर्स के डिस्कशन में। थैंक यू।